Hello and good morning to everyone. Let us start another new chapter, that is chapter number 14, Rise of Janpadas and Mahajanpadas. So in this chapter we are going to study about Janpadas and Mahajanpadas. So पहले मैं आपको समझा देता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि जब हम आगे रीड करें चैप्टर्स में तो आप लोगों को क्लियर हो जाए ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं और इनका राइज से हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं चैप्टर के अंदर। सो देखिए जनपदा ये जो वर्ड है, अगर हम इस वर्ड को अलग अलग करके पढ़ें तो इसमें आपको दिखेगा एक तो पहला वर्ड दैट इज़ जन, और फिर आपको इसमें दिखेगा पद। ओके, सो जनपद दो शब्द हैं, इससे मिलकर जनपदाश्र शब्द है ये बन रहा है। तो जन का मतलब होता है लोग, ह्यूमंस, ओके, और पद का मतलब होता है ह्यूमन्स फीट, है कि हमारे जो पैर होते हैं, और जनपदास का मतलब होता है हमारे पैर। सो जहाँ जहाँ पे इंसान के पैर पड़े वहाँ वहाँ पे क्या बनता चला गया, जनपद। ये एक समझने की ट्रिक है इस चीज़ को, अगर आपको बताऊँ। सो देखिए हुआ क्या, जनपदास से यहाँ पे मीनिंग है कि जहाँ जहाँ पर लोग गए वहाँ वहाँ पर उन्होंने जो है एम्पायर खड़े किए, स्टेट्स बनाए। ठीक है, एक पहले एरिया था जहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, फिर एग्रीकल्चर करते करते उनको लगा कि यार हमें इस जगह को जो है बचा के रखना चाहिए दूसरों से। तो उन्होंने फिर ऐसे बंदे की तलाश करी हर जगह के लोगों ने, जो उनकी जो है इस जो थोड़ा लड़ने में अच्छा हो, जिसके पास थोड़ा ट्रिक हो लड़ने की, या जिसको थोड़ा बहुत जो है रक्षा करना अच्छे से आता हो। तो वहाँ से जो है किंग और थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि गार्ड्स जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग हुई। वहाँ से धीरे धीरे छोटे मोटे किंगडम बनना स्टार्ट हुए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जनपद। तो जनपद का सिंपल सा मीनिंग है जहाँ पे जन के पद पड़े, जहाँ लोग रहते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, उसे हम जनपद कहते हैं। और महाजनपद का मतलब हो गया कि जनपद जब बहुत बड़ा हो जाएगा, जब उसमें बहुत सारे जनपद एक साथ मिल जाएंगे, एक बड़ा राज्य खड़ा हो जाएगा और राज्य का एक राजा होगा, एक कोई रूलर होगा उस जगह का, तो उसे हम बोलते हैं महाजनपद। ओके, हम जब पढ़ने वाले हैं इस चीज़ों को वैदिक एज में, ये वैदिक एज में हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जनपदास को, और हम क्लियरली समझेंगे क्या लिखा है आगे महाजनपदास को, और लाइफ इन जनपदास एंड महाजनपदास, लोगों की लाइफ किस तरीके से चल रही थी जनपदा और महाजनपदास में। और हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो 16 महाजनपदास थे, ठीक है, उस समय अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो उस समय इंडिया जो है 16 अलग अलग बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनको महाजनपदास बोलते थे। और उनमें सबसे पावरफुल जो था वो था मगध। ओके, तो मगध में क्या होता है, मगध क्यों पावरफुल था, उसे हम देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक एज, वैदिक एज क्या है, इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन 1500 टू 500 BC का टाइम पीरियड को वैदिक एज बोलते हैं। वैदिक एज दो टाइम पीरियड्स में बटा हुआ है, एक है अर्ली वैदिक, एक है लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम चलिए आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो द वैदिक पीरियड्स रिफर्स टू द टाइम पीरियड व्हेन द संस्कृत टेक्स्ट वेदास व कंपोज इन इंडिया। जब संस्कृत में जो है वैदिक टेक्स्ट, जब वेद लिखे जा रहे थे, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वेदास। 4 वेद उस समय लिखे गए संस्कृत में, आप शायद नाम आपने सुना भी होगा। चारों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जब टाइम पीरियड है ये 1000 सालों का, जब ये चारों वेदों को लिखा गया, तो इसलिए इन चारों जब इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं वैदिक एज। द वर्ड वेदा इज नॉलेज, वेदा का मीन्स है नॉलेज। और ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये बहुत बड़े भंडार हैं नॉलेज के, बहुत लमसम नॉलेज इनमें दिया गया है इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, और भी अलग अलग चीज़ जैसे आप बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारा इसमें नॉलेज भरा हुआ था। इन द लेटर वैदिक पीरियड द कंपाइलेशन ऑफ महाभारत एंड रामायण एपिक्स टुक प्लेस। तो रामायण महाभारत भी जो लिखी गई वो लिखी गई लेटर वैदिक पीरियड में। द क्लासिकल संस्कृत डिस्क्राइब बाय पनीनी, पनीनी एक बहुत बड़े राइटर थे उस समय, क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट लिखते थे ये, जो इस समय इमर्ज हुए। सो ऋग्वैदिक पीरियड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड अगर आप देखें तो क्या है इसमें, द अर्ली वैदिक पीरियड रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड व्हेन द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड, द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड आर गिवन अहेड। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरीके का राज्य चल रहा है, किस तरीके का कोई राजा है, कौन है, क्या है, देखते हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में। द पॉलिटिकल यूनिट्स ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड कंपोज ग्राम, ठीक है, सबसे मेन जो होता था ग्राम, विलेज बोलते हैं जिसको। विश एंड जना, विश होते हैं वहाँ के रहने वाले लोग, जो जिनको पास थोड़ी एक हायर ऑर्डर है, जो मतलब कोई बड़े मेल्स हैं, और जन तो मतलब सारे लोग हो गए। विश मतलब वो हो गया आपका जो मतलब उस विलेज को जो है रूल कर रहा है, उस विलेज का ध्यान रखने वाला जो है मेन, उसको विश बोलते हैं। जन सारे लोग हो गए विलेज के। द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट वॉज दैट ऑफ जना। द लीडर ऑफ जना वॉज ऑल्सो नोन एज जयशा, जयशा भी बोलते थे, और जो उस समय स्टेट का किंग था उसको बोलते थे राजन। द किंग रूल्ड विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द पीपल। तो मतलब बढ़िया सा एक रूल चलता है, मतलब कोई ऐसा राजा ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो चाहेगा वो करेगा, सब कुछ जो है लोगों से पूछ के करता था राजा। 4 अलग अलग तरीके की उस समय जो है काउंसिल्स थी, जिसको हम बोलते हैं सभा, समिति, विधाता और गणा।
तो ये काउंसिल्स का मतलब होता है जैसे आज हमारी स्टेट में होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वैसे ही एक पूरे जो स्टेट था उस समय उसमें 4 अलग अलग तरह के काउंसिल हुआ करती थी, जो चारों अपना अपना काम करती थी। ऑफ विच वुमेन्स वर अलाउड टू अटेंड ओनली 2, जिसमें वुमेन्स को सिर्फ 2 में ही आने की इजाज़त थी, जो कि था सभा और विधाता। तो इन चारों में से सभा और विधाता जो है इन दोनों में वुमेन्स पार्टिसिपेशन वर अलाउड। समिति और गणा में इसकी अलाउंस नहीं थी वुमेन्स की। द ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब, जो किंग जो राजन बोलते हैं जिसको, उसकी ड्यूटी है पूरे एरिया को बचा के रखना। बाय द पुरोहिता, चैपलन एंड सेनानी, आर्मी चीफ। पुरोहिता होता है चैपलन और सेनानी को बोलते हैं आर्मी चीफ। इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी की बात की जाए तो न्यूमरस सोसाइटी सोशल चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना और कॉस्ट अलॉन्ग द रूल्स ऑफ मैरिज वॉज मेड क्वाइट स्टफ। तो जो आपने सुना होगा वर्ना सिस्टम आया था, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रा, ये सब जो आया था, ये सब आया था लेटर वैदिक पीरियड में। ऐसा कुछ भी हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। काउस एंड बुल्स वर अकॉर्डेड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड ग्रोइंग। जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। द फैमिलीज बिकेम पैट्रियार्कल। ठीक है, धीरे धीरे वुमेन का जो इंपॉर्टेंस है वो भी कम होने लगता है सोसाइटी में। ठीक है, हम जो आज देखते हैं कि वुमेन्स पे इतनी दिक्कतें हैं, वो जो सब कुछ स्टार्ट हुई आपकी लेटर वैदिक पीरियड से। अर्ली वैदिक पीरियड तक कोई दिक्कत नहीं थी, सोसाइटी बहुत अच्छी थी, कोई ऐसा किंग भी ऐसा कोई मारता वारता नहीं था किसी को, सब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर ज़्यादा अच्छे से रहना पसंद करते थे। पर जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता चला गया, देखिए एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या हुआ, सिंपल आपको समझाऊँ। एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ने से हुआ कि किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस होने लग गया एग्रीकल्चर, क्योंकि किसी की वह ज़मीन अच्छी है। जिसके पास सरप्लस होता था वो अपना पावर चाहता था कि मेरी पावर हो, मैं आगे बढ़ूँ, मैं सब पे राज करूँ, तो इस चक्कर में वो पावरफुल होता चला गया, बाकी को वो इनक्वालिटी बढ़ती चली गई। और उसी टेक्स्ट में क्या हुआ, वुमेंस भी इनक्वालिटी वुमेंस के साथ भी थोड़ी बढ़ गई। वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी उस समय की, तो ऋषि हम जो आज भी देखते हैं, द कंपोजर ऑफ हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वह कंसीडर्ड टू बी डिवाइन। इनको जो है बहुत ही डिवाइन माना जाता था ऋषिस को। सेक्रीफाइस एंड चैंटिंग ऑफ वर्सेस स्टार्टेड गेनिंग। जो हम आज भी मंत्र जो पढ़ते हैं वो उस समय स्टार्ट हुआ। द मेन डीटीज मतलब भगवान उस समय जो थे वो थे इंद्र, अग्नि और सोम। पीपल ऑल्सो वर्शिप सूर्य, सन, वायु, विंड, उषा, पृथ्वी एंड अदिति द मदर ऑफ गॉड्स। इन सब भगवानों को पूजा जाता था उस समय पर। योग एंड वेदांत बिकेम द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द रिलीजन। लेटर वैदिक पीरियड की बात की जाए तो लेटर वैदिक पीरियड कमेंस विद द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर बहुत शार्प हो गया। अराउंड लैंड एंड इट्स प्रोटेक्शन स्टार्टेड गेनिंग सिग्निफिकेंस। एज अ रिजल्ट सेवरल लार्ज किंगडम्स अरोज। क्योंकि लैंड जो है उसका एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया, ट्रेडिंग बढ़ गई, तो लोगों का पैसा बढ़ गया तो लोगों के जो एम्पायर है वो बड़े बड़े होने लग गए। अराउंड 500 BC द लेटर वैदिक पीरियड स्टार्टेड गिविंग राइज टू द पीरियड ऑफ मिडिल किंगडम्स ऑफ इंडिया। आगे पढ़े हम लोग जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में। द सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या थी इनकी, कहाँ किस किस बुक से या किस किस जगहों से पता चलता है इन दोनों चीज़ों के बारे में। सो अबाउट दिस पीरियड कंप्राइजेज द बुद्धिस्ट लिटरेचर। क्योंकि इस समय पे ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट रिलीजन था इंडिया का वो था बुद्धिस्ट। हिंदुइज्म इतना प्रोमिनेंट अब नहीं रहा था, अगर आपको बता दूं मैं वैदिक कल्चर के अंदर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लग गया था बुद्धिस्ट और जैन्स का। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर उस समय बहुत प्रोमिनेंट थे। इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ एक्सकेवेशंस लाइक इन काशी, पाटलिपुत्र that have been undertaken in this region. The geographical extent mentioned in this document includes the region of Afghanistan to Bihar. तो अफगानिस्तान से बिहार तक हमें जो है ये डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जनपदास और महाजनपदास के बारे में। द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर लाइक द महागोविंद सुत्ता ऑफ दिघा निकाया। तो ये बुक के नाम से कुछ उसमें देखने को मिल रही है, बुक्स बता रही है उस समय पे राजा कौन है, कैसे वो राज कर रहा है। सेज दैट लाइक इंडिया वॉज लाइक अ रेक्टेंगल। तो ये बुक बोलती है कि इंडिया कैसा देखने में रेक्टेंगल शेप का है। इन द नॉर्थ एंड द ट्राइंगल इन द साउथ। तो साउथ में ट्राइंगल शेप का है। तो उस समय लोग इतना घूमते नहीं थे, तो जो भी उन्हें थोड़ा वो लोग बताए जाते थे उससे वो लोग अंदाजा लगा लेते थे। द अदर लिटरेचर इंक्लूड्स भगवती सूत्र, द सूत्र कंगतांग, द अष्टधाई, द बौद्ध्यायन धर्मा सूत्र एंड द महाभारत। ये सब अलग अलग बुक्स है उस समय की। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जनपदास पर। जनपदास क्या आता है, एज पर दी सोर्सेज द ट्राइब्स दैट सेटल इन इंदस जो रिवर आप जानते होंगे। गैंगेटिक बेसिन व नोन एज जनास विच व लार्जर सोशल यूनिट्स। तो मतलब ये जो एरिया है आपका इंदस रिवर से गंगा रिवर तक, जो भी देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, ये देखो द टर्म जनपदा फुट होल्ड ऑफ द ट्राइब। मतलब लोगों के जहाँ जहाँ पे पैर पड़े इस एरिया के बीच में वहाँ पे जनपद बनता चला गया। इज कम्पोज ऑफ जनास मीनिंग पीपल और सब्जेक्ट एंड पदा मीन्स फुट। जनपदास व द अर्लीस्ट गैदरिंग प्लेसेस ऑफ मर्चेंट, आर्टिशन एंड क्राफ्टमैन टू मार्केट प्लेस और टाउन्स सराउंडेड बाय हैमलेट्स एंड विलेजेस। तो ऐसा मतलब एक एरिया जहाँ पर लोग साथ में रहते हैं, एक मार्केट है उन सब के बीच में और सब लोगों के साथ में जो है एक एंगेजमेंट भी है, तो उस जगह को हम जनपद बोलने लग गए लोग।
लेटर जनपदास बिकेम द मेजर रिपब्लिक और किंगडम। बाद में जो है जनपदास लेटर वैदिक पीरियड में बड़े होते चले गए और बड़े होते होते ये जो है धीरे धीरे करके जो है महाजनपदा बनते चले गए। लेटर जनपदास बिकेम द मेजर रिपब्लिक और किंगडम्स ऑफ वैदिक इंडिया विद क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्री। तो सबकी अपनी अपनी बाउंड्री होने लग गई। जनपदास जो पहले आए थे उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी, मतलब ऐसा एरिया बस वो लोग लेके सोच लेते थे। बट बाद में महाजनपदास की जो एक डिफाइंड बाउंड्री, जैसे कि आज हम देखते हैं कि इंडिया की एक बाउंड्री है डिफाइंड, हर कंट्री की अपनी डिफाइंड बाउंड्रीज होती है वैसी। Described 9 Janpadas while in 6 BC Panini's Ashtadhyayi mentioned the list of 15 different Janpadas in which Magad, तो उस समय जो है कुछ ऑथर्स कोई लिख रहा है 9 जनपदा थे, कोई लिख रहा है 15 थे, और कुछ नाम हैं उनके जैसे कि मगध, अवंती, कोसाला, वत्सा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं महाजनपदास पर। अबाउट 2500 years ago the widespread use of iron created conditions for more sophisticated weaponry and formation of large territorial states। तो हुआ क्या, 2500 साल पहले आयरन का इन्वेंशन हुआ। आयरन के इन्वेंशन से क्या हुआ, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक हथियार बने आयरन से, तलवारें, धनुष, बाढ़, ठीक है। तो जिस भी एरिया ने जो है इसका यूज़ करना अच्छे से स्टार्ट किया, उसने क्या किया, दूसरे एरियाज़ पे जाके कब्जा करना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते जो कब्जा करना और लड़ाइयाँ करने का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ इंडिया में। इससे पहले लोग लड़ाई करते नहीं थे एरिया के लिए, और ये लड़ाई के लिए जो एरिया के लिए लड़ाई करना स्टार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है लेदर वैदिक पीरियड से, क्योंकि आयरन का यूज़ आ चुका है लोगों को करना। द जनपदा स्टार्टेड फाइटिंग वन अनदर, सारे जनपदों में लड़ाई होने लग गई, और जो भी जनपदा लड़ाई करते करते 5-6 जनपदा को लेकर बड़ा हो गया उसको बोल लगे महाजनपदा। बाय 600 BC नॉर्थ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 16 सच महाजनपदा। तो उतने सारे पहले महाजनपदास थे, फिर सब मिलके एक साथ क्या बन गए, 16 महाजनपदा बन गए, जिनके नाम आप देख सकते हैं, अंगा, मगध। एरिया के नाम आप पढ़ लीजिए कहाँ से कहाँ तक है ये, मैं सब जल्दी पढ़ लेता हूँ इसको। यहाँ पर काशी, कोसाला, वज्जी का नॉर्थन बिहार, मल्ला, चेदी आप देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का है। वत्सा इलाहाबाद के थे ये। कुरु दिल्ली और मेरठ के एरिया थे इनके पास। पंचला, मत्स्या, सूरसेना, असक और अशमक, अवंती भी मध्य प्रदेश के थे। गंधारा अफगानिस्तान के, और कंबोज। ये मैप आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। देखिए अवंती उज्जैन की वो थी कैपिटल, या मगध आप देख सकते हैं। मगध आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है इंडिया में, आपको बता दूं मैं, ये 16 महाजनपदा आप देख सकते हैं। यह ज़्यादातर जो है इसी एरिया में, देखो आप ज़्यादातर जो इनका वो है भराव वो इसी एरिया में देखने को मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एरिया है बहुत फर्टाइल है। यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से इंदस रिवर बह रही है, यहाँ से देखो 5 रिवर है, यहाँ पर भी देखो कितनी सारी रिवर्स हैं। तो ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे लैंड जो है बहुत फर्टाइल है, प्लेन है, इसलिए लैंड अच्छी होने के कारण यहाँ पे लोगों के पास जो है रहने के रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, इनकम अच्छी है लोगों की, और जहाँ लोगों की इनकम अच्छी होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आप देखें कोई भी महाजनपदा है ही नहीं, यहाँ नर्मदा के बाद आप देखें कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ अस्का नाम का है, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, ना इस तरफ कुछ है ना ही इस तरफ कुछ देखने को मिल रहा है हमें। ओके, सो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मगध है, ये मगध के पास जो एरिया है, मगध इस एरिया का बहुत अच्छे से उपयोग करके अपना जो है इनकम काफ़ी बढ़ाता है, अपनी वेपनरी काफ़ी अच्छी करता है। धीरे धीरे करते आप देखेंगे मगध जो इन सबको हरा देगा। ये सबको हराते हराते मगध आप देखेंगे जो इतना छोटा दिख रहा है आपको अभी, ये आने वाले कुछ सालों में ये गंधार तक पहुंच जाएगा और नीचे यहाँ असका तक पहुंच जाएगा, मतलब सबको अपने अंडर कर लेगा। पॉलिटिकल लाइफ कैसी है इनकी, तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम देखें अगर, सॉरी थोड़ा आगे चला गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग जनपदास एंड महाजनपदा रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ 4 पावरफुल किंगडम। ठीक है, कुछ टाइम बाद से 4 पावरफुल बचे जिनका नाम है वत्सा, अवंती, कोशाला और मगध। मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग देम वाज मगध, जैसा कि मैंने बताया आपको। पॉलिटिकल लाइफ ऐसी है इनकी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट द जनपदा एंड महाजनपदास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिपब्लिक्स एंड मोनार्की। तो 2 तरीके इनमें रूल चलता था महाजनपदा में। कुछ महाजनपदा जो थी वो रिपब्लिक थी, मतलब उनमें वोटिंग हो रही थी कि हम लोग किसको किंग बनाएंगे, और कुछ थी मोनार्की, जैसे कि आप जानते ही राजा खुद ही राजा बन जाएगा, जो उसका बेटा होगा फिर वो राजा बनेगा। रिपब्लिक्स कौन कौन सी थी, तो देयर इज अ मेंशन ऑफ 10 रिपब्लिक्स इन दी पाली। तो 10 ऐसे महाजनपदा थे जो रिपब्लिक थे, जहाँ पे वोटिंग होती थी राजा को चुनने के लिए। द बुद्धा हिमसेल्फ वॉज द सन ऑफ द शक्या चीफ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कपिला वस्तु। जो बुद्धा खुद जो है एक महाजनपदा जो थी कपिला वस्तु, उसके एक वो थे प्रिंस। A few other important republics were वैशाली, पावा, मल्ला, कुशीनगर एक्सेट्रा। These republics were later won by the मगध एंड अजाता शत्रु। तो जो मगध के राजा थे अजाता शत्रु, उन्होंने सबको जीत लिया, मतलब जितनी भी रिपब्लिक जो थी सबको अपने अंडर कर लिया एक मोनार्की वाली किंगडम ने। दिस रिपब्लिक्स वर हेडेड बाय चीफ्स हु वर चूजन बाय पीपल। जैसा कि मैंने बता ही दिया वही चीज़ है कि रिपब्लिक्स का मतलब होता है ऐसा राज्य जहाँ पर लोग अपना राजा खुद चुन रहे हैं। However, some historians prefer to call these republics oligarchies instead of republics।
पर टोटली डेमोक्रेसी नहीं थी यहाँ पर, जैसा कि आज इंडिया में हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ वोट करते हैं, ऐसा नहीं था। सिर्फ कुछ जिनके पास ज़मीन ज़्यादा अच्छी है, जो इनकम वाले, अच्छी इनकम वाले लोग हैं, सिर्फ वही लोग मिल बांट के जो है वोटिंग करते थे अपने आप में ही, वुमेंस को इसमें अलाउ नहीं था। दे सेड दैट दिस रिपब्लिक्स वर कंट्रोल्ड बाय द क्षत्रिया, जो क्षत्रिया थे वही लोग उसको कंट्रोल करते थे। दे ओन मोस्ट ऑफ द लैंड एंड पॉलिटिकल पावर एज इट वर दे हु वर रिप्रेजेंटेड इन द असेंबलीज। आगे बढ़े हम लोग मोनार्की में, तो मोनार्की तो वही जो सिस्टम हम लोग जानते ही हैं, राजा महाराजा वाला, कि जो राजा होगा उसका लड़का ही राजा बनेगा। A monarchy was a kingdom ruled by a king. During the Vedic age, the post of the king was held by a powerful or wise person. However, it became hereditary with the passage of time. His command was the final authority. और king के आगे देखो कोई नहीं बोल सकता, final authority है king की in all the matters. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मतलब किस तरीके से रूल चल रहा है यहाँ पर, तो किंग सबसे ऊपर तो किंग होता है, हु विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स, उसके नीचे जो काम करते हैं वो मिनिस्टर्स, हु वर हेल्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर का अपना डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल, किसी का होम डिपार्टमेंट है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। द पुरोहित वॉज द चीफ प्रीस्ट, जो सबसे ऊपर वाला प्रीस्ट था, चीफ प्रीस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो था पुरोहित बोलते हैं उसको। अमात्यास, मिनिस्टर्स को ये लोग बोलते थे अमात्यास, और जो मिनिस्टर्स का हेड जिसको हम सेनापति बोलते हैं उसको बोलते थे लोग महामात्य। द सेनानी वॉज द आर्मी कमांडर। संघाहित्रा वॉज द ट्रेजरर, ट्रेजरर मतलब जो गिनती रखता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया हमारे ट्रेजर से, एंड द लाइक। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज, सबसे छोटा जो यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का, आज भी विलेज है, पहले ही विलेज ही था। और विलेज को संभालने वाला हेड जो था उसको बोलते थे ग्रामिका और ग्रामीणी, अगर मेल हुआ तो ग्रामिका, वुमेन हुई तो ग्रामीणी। विलेजेस एंड टाउन्स एंड सिटीज, विलेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज मोस्ट पीपल लिव्ड देयर, सबसे इंपॉर्टेंट विलेज ही थी उस समय पर। द स्मॉल टाउन लुक्ड मोर लाइक अ विलेज और टाउन। अ किंगडम कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड लार्ज टाउन्स, इस विलेज के बाद जो टाउन्स थे, कुछ टाउन्स लार्ज थे, कुछ टाउन स्मॉल थे, आज भी इसे आप देखते हैं। स्मॉल टाउन्स वर कॉल्ड पुरास, स्मॉल छोटे टाउन को पुरा बोलते थे। मीडियम साइज टाउन को बोलते थे नगर, आज भी इसे आपने सुना होगा कि भोपाल एक नगर है, यहाँ बोल सकते हैं दिल्ली एक महानगर है, तो छोटे मोटे टाउन को नगर बोलते हैं और बहुत बड़े बड़े टाउन्स को महानगर, जैसे कि दिल्ली हुआ, आज भी मुंबई हुआ, सब महानगर है। दीज आर फोर्ट्स इन लार्ज सिटीज एंड अ कॉन्टिजेंट ऑफ आर्मी वॉज स्टेशन इन ईच महानगरा, जितने भी महानगर हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे हर किंग के लिए, अपनी अपनी बड़ी बड़ी आर्मी वहाँ पे लोग रुकवा के रखते थे। टैक्स कैसा लग रहा है वहाँ पर, सो अ गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है वो जो किंग है वो अपना टैक्स वसूलता था। देखिए टैक्स का सिस्टम भी जो है शुरू हुआ है आपका वैदिक पीरियड में ही आके शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो लोग एग्रीकल्चर करते नहीं थे, लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तभी तो उनको इनकम आना शुरू हुई, जब उनकी इनकम आएगी तभी तो आप उससे टैक्स लोगे। द चीफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ किंग वर टैक्सेस एंड सर्विसेज। अ फार्मर पेड 1/6 शेयर ऑफ हिज प्रोड्यूस कॉल्ड द भाग, तो 1/6 जो है हर एक लैंड का 1/6 शेयर जो भरना पड़ता था उनको किंग को, उसको भाग बोलते थे। वाइल क्राफ्ट्समैन डिड फ्री सर्विस फॉर द किंग, द पीपल हु प्रोड्यूस कमोडिटीज, क्राफ्ट्समैन मतलब वो होते हैं जो मतलब इनके लैंड नहीं है, जो क्राफ्ट बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता, बस इनके साथ ऐसा है कि महीने में एक बार जाके किंग के लिए फ्री में काम करना पड़ता था इनको। द पीपल हु प्रोड्यूस कमोडिटीज सबमिटेड अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। फॉर इंस्टेंस अ वीवर गेव क्लोथ, मतलब जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है, बाकी जो भी काम कर रहा है, जैसे मान लो कोई कपड़े बना रहा है तो कपड़े देगा किंग को, कोई अगर कॉइन बना रहा है तो कॉइन देगा, कोई तलवार बना रहा है तो तलवार देगा, ओके। और बाकी जो इसके बाद कॉइन सिस्टम आया तो जो है टैक्स फिर कॉइन्स और कैश पे होने लग गया। पहले जो है कोई कुछ उगा रहा है तो कुछ उगा हुआ दे जाएगा, कुछ बना रहा है तो बना हुआ दे जाएगा, ऐसा होता था। सोशल लाइफ कैसी है, तो फैमिली एंड कास्ट, अ नंबर ऑफ जातीज और कास्ट केम इनटू बीइंग, तो बहुत सारी कास्ट उभर के आई, हमने देखा वर्ना सिस्टम चालू हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, which were rooted in particular occupation like those of weavers, ironsmith, goldsmith, washerman, carpenter, etc. The caste system became rigid, that is the son of weaver could become only a weaver. देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, कास्ट सिस्टम जो था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, मतलब जो इंसान जो काम करेगा उसकी वही कास्ट होगी, ओके। बाद में क्या हुआ, ये हो गया बर्थ बेस्ड, एस्क्रिप्शन बेस्ड, कि जो इंसान किसी ब्राह्मण का सन है तो ब्राह्मण ही बनेगा वो जाकर, और कोई अगर क्षत्रिय का सन है तो क्षत्रिय बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस थे अर्ली वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में। द कास्ट वर ग्रेडेड एंड दोज कंसीडर्ड लो वर कंसीडर्ड अनटचेबल, जो लो कास्ट थी, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे उनको लो कास्ट में डाल दिया गया, और उनको जो अनटचेबल्स यानी कि ऐसा बोल दिया गया कि इनको छूने से जो है बीमारी फैलती है या इनको छूना नहीं चाहिए। ईच कास्ट हैज पेक्यूलियर ट्रेडिशंस, कस्टम, ईटिंग हैबिट्स और सोशल बाइंडिंग्स, हर कास्ट की अपनी कुछ खासियत और कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ थी। द फैमिली कंटिन्यू टू बी बेसिक इन सोसाइटी, फैमिली हमेशा ही चलती रही है, आदिकाल से चलती आई है। द जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यूड, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो आज डिसकंटिन्यू हो चुका है कहीं हद तक, उस समय अच्छा था।
द हेड ऑफ फैमिली कॉन्स्टिट्यूट टू एंजॉय अ कमांडिंग पोजीशन इन ऑल द फैमिली मैटर्स. पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज वर कॉमन. पॉलीगैमी मतलब एक मेल अगर एक से ज़्यादा वुमेन से शादी करे तो पॉलीगैमी बोलते हैं. और चाइल्ड मैरिज तो आप लोग जानते ही हैं. पर्सनल लाइफ क्या है, द 4 डिविजन्स और आश्रम्स. आश्रम्स का जो है एक वो हुआ इंट्रोडक्शन कि हर इंसान के जो जीवन में 4 आश्रम होते हैं. एक होता है ब्रह्मचार्य, मतलब जब इंसान 1 साल से लेकर 15 साल तक का होता है तब उसका ब्रह्मचार्य चलता है. फिर होता है 1 साल से लेकर 25 साल तक, मतलब ब्रह्मचार्य है, मतलब सीखने की उसकी उम्र है, मतलब उसकी लाइफ जो है शादी वादी वाली नहीं है अभी. फिर 25 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्था, घर बार संभालता है वो, शादी करके बच्चे के साथ गृहस्था. वानप्रस्थ का मतलब होता है फिर 50 से लेकर 60 तक, जब इंसान रिटायर होना शुरू होता है. और संन्यास मतलब 60, 70, 80 की एज में जब पूरा उसका संन्यास हो जाता है. पोजीशन ऑफ वुमेन की बात की जाए तो हमने बात पहले भी करी है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो है वुमेन को थोड़ा बहुत राइट्स है. पॉलिटिकल राइट्स में 2 थी, संघा और विधाता. संघ और विधाता जिनमें वुमेन को जो है पार्टिसिपेशन दिया जाता था. वुमेन्स की रिलीजियस लाइफ की बात की जाए तो ब्राह्मण्स कंटिन्यू टू डोमिनेट द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ. सबसे ऊपर जो वर्णा सिस्टम में था वो थे ब्राह्मण्स, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर नीचे वैश्य, फिर शूद्रास. As the religious rites and rituals became expensive and complicated, Kshatriyas too sought to study the scriptures and search for the new rituals and rites. A change in language was perceptible as the Brahmins spoke Sanskrit while the common people referred to speak Pali and Prakrit. तो देखिए ऐसा हुआ जैसे हम लोग आज देखते हैं, अगर आज नहीं अब तो चीज़ों कॉमन हो गई ये चीज़ें. एक समय इंडिया में जब अंग्रेज राज करते थे तो ऐसा बोला जाता था कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो सुपीरियर है और जो हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहा है वो थोड़ा इन्फीरियर माना जाता था. और हम ऐसे वैदिक कल्चर की बात करें, वैदिक एज की, तो जो संस्कृत बोल रहा है वो मतलब बहुत बड़ा आदमी है. और उससे ब्राह्मण ही जो है उनको संस्कृत आती थी लिखना पढ़ना, और ब्राह्मण किसी को सिखाते ही नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि ब्राह्मण ही सीखे. और लोगों को ऐसा बोल दिया कि संस्कृत बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है. बाकी लोगों को पाली और प्रकृत लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आती थी. मतलब आप समझ सकते हैं टोटल डोमिनेशन था पढ़ाई लिखाई पर हर चीज़ में ब्राह्मण्स का. और ब्राह्मण दूसरों को सिखाते नहीं थे, सिखाते भी थे तो बहुत पैसा लेते थे, बहुत चार्ज करते थे. क्षत्रियास को भी ऐसा लगता था कि यार हम लोग को जो है अब किसी और को जो है ऐसा बनाना चाहिए हेड. इसीलिए आप देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो थोड़ा सा इमर्ज होता है इंडिया में. आगे बात करें ट्रेड और ऑक्यूपेशन की, तो ट्रेड और ऑक्यूपेशन तो काफ़ी अच्छा था, पढ़ सकते हैं चीज़ों को. जो मैनी क्राफ्टमैन, जो क्राफ्टशिप जो है इंडिया की काफ़ी इमर्ज थी. इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था. तो जो और उसके बाद जो कॉइनेज सिस्टम भी आ गया, कॉइनेज सिस्टम से ट्रेड और अच्छा फैल गया. कॉइनेज सिस्टम मतलब कॉइन्स बनने लग गए कि अगर आपको सामान देना है या लेना तो आप कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो. किसी और कंट्री में जा रहे हो तो उस कंट्री से गोल्ड कॉइन ले आओ, और कंट्री से सामान ला रहे हो तो उसको गोल्ड कॉइन दे दो. सके कुछ कुछ आर्टिकल्स जो इंडिया लेता था बाहर से, उसमें नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, सिल्क, मुस्लिम, ज्वेलरी, परफ्यूम एक्सेट्रा. ये कुछ सामान जो इंडिया बाहर से लेता था और इंडिया बेचता सब कुछ था. फिर एग्रीकल्चर पे हैं तो एग्रीकल्चर देयर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लक्शर. अब जो है ज़मीन खोदने के लिए, उगाने के लिए जो है आयरन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. दिस मीन्स दैट हैवी क्लेड सॉइल. जैसे ही आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किया तो उससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ गया. सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. पैडी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है जो चावल उगाना लोगों ने शुरू किया. दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. This led to increased production. तो ये जो होता है आपका, किसको हम बोलते हैं, क्या लिखा था ऊपर, ट्रांसप्लांटिंग पैडी. ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ जो है ऐसा ही जाके फेंक दो सीड तो अपने आप उग जाए, ऐसा नहीं. आपने जो है पहले छोटा प्लांट उगाया फिर उसको कहीं पर और उसको जाके अपने फील्ड में लगाया. उससे क्या होता है, जो प्लांट, जब वो बड़ा प्लांट आप लगाते हो सीधा, तो फिर उसके बाद जो उससे उगती है फसल वो काफ़ी अच्छी उगती है. ठीक है, ये जो सिस्टम है यूज़ करते हैं हमारे किसान आज राइस उगाने में. एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट. वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, वेजिटेबल, ऑयल सीड वर द मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स. एजुकेशन की बात की जाए तो गुरुकुल सिस्टम हम जानते हैं जैसे कि बहुत ही प्रोमिनेंट था उस समय पर. जो मेन सेंटर्स थे पढ़ाई लिखाई के वो थे उज्जैन, तक्षशिला, काशी एंड पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र को आज पटना कहते हैं. वॉज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, आर्ट, कल्चर एंड कॉमर्स. और शायद आपको पता हो कि पाटलिपुत्र में ही जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है नालंदा. ओके, नालंदा जो है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की. यहाँ मगध के बारे में बात कर लिया तो मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स. मैनी रिवर्स जैसे गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध. दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर, तो मगध क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो एयर ट्रांसपोर्ट के कारण क्योंकि 2 रिवर बड़ी बड़ी फ्लो कर रही हैं यहाँ से. वाटर सप्लाई काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर. मेकिंग द लैंड फर्टाइल थी काफ़ी. पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे तो फॉरेस्ट की लैंड से जो इन्होंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ लेके जो है उससे हाउस बनाए.
फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड। बिसाइड्स जी देयर वर आयरन ओर। देखिए एक और एडिशन क्या हो गया इनके पास आयरन ओर के भी एरिया थे। मतलब अगर किसी को आयरन की तलवारें बनानी है तो उसको आयरन ओर चाहिए होगा, तो वो खरीदेगा किससे? मगध से। तो मगध के पास पैसा आएगा मगध के पास, तो मगध बनेगा पावरफुल। सो मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। फिर इनकी किस्मत से इनके पास जो है बहुत अच्छे लड़ाके भी आ गए, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु जो उनके बेटे थे, जिन्होंने जो है लगभग पूरा इंडिया जीत लिया। और फिर जो आते हैं बाद में नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकले। was another important ruler, extended his control up to the northwestern part of subcontinent. राजगृह, present day राजगीर in बिहार was the capital of मगध। तो राजगृह जो इस समय कैपिटल थी, बाद में कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्र कर लेते हैं। वज्जी के बारे में कुछ बताया गया, वज्जी का केस स्टडी। तो वज्जी की केस स्टडी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखाती है यहाँ पर। वज्जी जो एक महाजनपद था उसमें क्या और क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। हमारे वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा मगध है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में मगध के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मगध मैंने थोड़ा सा एम्फेसिस लेकर पढ़ाया। चलिए इन दी लास्ट, थैंक यू। और कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे हम।